डू नॉट कम टू कनाडा। आई रिपीट, डू नॉट कम टू कनाडा। लिटरली कनाडा के हाल बहुत बुरे हो रखे हैं। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये वीडियो में बात करते हैं इस टाइम कनाडा के हालात कैसे हैं और आपको यहाँ पे आने से पहले 2 बार नहीं 8 से 10 बार सोचना चाहिए। मुझे कनाडा आए हुए 2 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और ये वीडियो मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने साथ वालों का एक्सपीरियंस और जो डेटा अवेलेबल है उसको लेके बना रहा हूँ। हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है और ये मेरा पर्सपेक्टिव है। तो चलो वीडियो को छोटा और क्रिस्प रखते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कनाडा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, वो है महंगाई, इन्फ्लेशन। पिछले 5 सालों में कनाडा में महंगाई आसमान छू रही है। रेंट हो, ग्रोसरीज, गैस प्राइसेस, गाड़ियां या घर, हर चीज यहाँ पे ऑलमोस्ट अनअफोर्डेबल हो चुकी है। डेटा चेक करें तो पिछले 5 साल में ग्रोसरी के प्राइसेस 25 से 30% बढ़े हैं। कुछ चीजों के दाम तो 50%, तो कुछ के डबल हो चुके हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं 2 साल पहले यहाँ पे आया था तो टमाटर मैं $1 के 1 पाउंड लेके आता था। आज वही 2 या ढाई पाउंड के मिलते हैं, मतलब कि डबल या फिर 2.5 गुना रेट हो चुका है सिर्फ ग्रोसरीज में। एक और एग्जांपल देता हूँ, ये तेल का डिब्बा पिछले साल तक 4 लीटर का $7 में आता था, अब ये 3 लीटर का $8 में आ रहा है। सो ग्रोसरी के प्राइसेस सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ग्रोसरीज सबकी रिक्वायरमेंट होती है। ये एक रिपोर्ट है जो बताती है कि 4 मेंबर्स की फैमिली को $16,300 चाहिए हर साल सिर्फ ग्रोसरीज के लिए, जो कि महीने का बनता है कुछ 1300 साढ़े $1300। अब मियाँ बीवी मिलके दोनों $6,000 अगर कमाएंगे, मानो कि $24 या $25 घंटे का, उसमें से 22-23% तो सिर्फ ग्रोसरी में जा रहा है। वी आर फैमिली ऑफ 2 और हमारा ही महीने का हर महीने $700 से $800 ग्रोसरीज में जाता है और हम कोई रेकलेस खर्चा भी नहीं करते। ये तो रही बात ग्रोसरीज की। बात करते हैं गाड़ियों की। सेकंड हैंड गाड़ियां जो 4 साल पहले 5,000 की मानो अगर कोई गाड़ी मिलती थी, वो आज 8 से 9,000 की मिलती है। गैस प्राइसेस पिछले 5 साल में 50% तक बढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और अगर नई गाड़ी है कोई तो उसकी सप्लाई इतनी कम है, उस पर डिस्काउंट मिलना तो अलग बात, वो भी ब्लैक में ही बिक रही है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं जो यहाँ पे महंगाई हो रखी है, जैसे कि पोस्ट कोविड रिकवरी, यहाँ पे इमिग्रेशन बहुत ज्यादा हुई है पिछले कुछ सालों में, सो डिमांड बढ़ी है, चीजों के तो दाम भी बढ़े हैं। यूक्रेन और रशिया का वॉर भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि वहां से बहुत सारे रेफ्यूजी यहाँ पे आए, जिनकी वजह से फिर अगेन सप्लाई और डिमांड का खेल और प्राइसेस बढ़े। मिडिल ईस्ट में चल रहा कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से गैस प्राइसेस अप हुए, उसकी वजह से फिर कॉस्टिंग बढ़ी और फिर एक एंड यूजर को एक्स्ट्रा दाम देना पड़ रहा है हर एक चीज के लिए। बट ये हाल जो महंगाई का है, ये सिर्फ कनाडा का नहीं है, ये पूरे दुनिया में ही इस टाइम इन्फ्लेशन बहुत हाई है। बट कनाडा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो इनकम है वो बिल्कुल थम चुकी है। पिछले 5 सालों में इनकम नाम मात्र बढ़ी है। इवन कि अल्बर्टा जैसे प्रोविंस में, जहाँ मिनिमम वेज 2018 में $15 थी, आज भी $15 ही है 7 साल बाद। इनफैक्ट लोग यहाँ पे इतना परेशान हो चुके हैं कि 2025 के लिए नो शॉप 2025 का हैशटैग ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे, कि इस साल लोग यहाँ पे कोई भी फजूल खर्ची नहीं करेंगे। लिटरली कनाडा के हाल बहुत बुरे हो रखे हैं। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम कनाडा की है इस वक्त हाउसिंग, और इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहला है रेंटल, दूसरा बाइंग। पहले बात करते हैं रेंटल्स की। पिछले 5 साल में रेंटल्स भी ग्रोसरी की तरह आसमान छू रहे हैं। टोरंटो जैसे शहर में 30 से 50% तक रेंटल्स बढ़े हैं, और कैलगरी जैसे शहर में भी। टोरंटो जैसे शहर में जहां 5 साल पहले कोई अपार्टमेंट $1,800 में मिल जाता था 1 बेडरूम, वो आज $2,500 या $2,600 में मिलता है। वहीं छोटे शहर जैसे कि कैलगरी में जो अपार्टमेंट आज से 3 साल पहले 1,200 में था, वो आज 1,800-1,900 में मिलता है। मैं खुद यहाँ पे $1,800 पे कर रहा हूँ 1 बेडरूम का। इवन मेरी सिस्टर भी यहीं पे रहती है, वो भी $1,800 रेंट पे करती है 1 बेडरूम अपार्टमेंट का। ये हाल वैंकूवर जैसे शहर में तो और भी ज्यादा बुरा है, जहां पर $3,300 मांगे जाते हैं एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट के लिए। एक और फैक्ट, 30% लोग 30 साल की कम उम्र के अपनी आधी सिर्फ रेंट में स्पेंड कर रहे हैं। उसके बाद 25% ग्रोसरीज में, फिर गाड़ी में, और बचता हाथ में कुछ भी नहीं। वेल, इसके 2 रीजंस हैं, पहला इमिग्रेशन, दूसरा सप्लाई। इन दोनों रीजंस में डीपली जाते हैं, पर उससे पहले बात करते हैं बाइंग की। यहाँ पे पिछले 5 सालों में जो घर के प्राइसेस हैं कनाडा में, वो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल जैसे शहर में तो 1 मिलियन से कम कोई आपको घर मिल ही नहीं सकता। मैं यहाँ पे अपार्टमेंट की नहीं, प्रॉपर घर की बात कर रहा हूँ। इंटरेस्ट रेट आसमान पर है और इंसान जमीन पर। एक टाइम था जब मिनिमम वेज वाले लोग भी यहाँ पे घर ले लेते थे, पर आज अच्छी खासी सैलरी होने के बाद भी घर लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो चुका है। जो घर कनाडा में 5 से 6 साल पहले 4 लाख का था, आज वो 8 लाख का मिलता है। जो इंटरेस्ट रेट 2-2.5% था, आज वो 5-6% मिलता है। एक एग्जांपल दूं तो 4 लाख का घर 2% इंटरेस्ट रेट पे जब मिलता था तो EMI या मंथली आता था कुछ $1,500-1,600। अभी वही घर 8 लाख का 5 या 6% में मिलता है तो मंथली आता है
$4500 से $4800, यानी कि 3 गुना ज्यादा। कि घरों के प्राइसेस लिटरली डबल नहीं ट्रिपल से ही मानो हो गए हैं। अब लॉजिक देखो, कनाडा दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। यहाँ पे जमीन भी बहुत है और लकड़ी भी बहुत है, क्योंकि लकड़ी के घर बनते हैं। फिर भी यहाँ पे सप्लाई का इशू है। क्यों? पहला रीजन, यहाँ पे पिछले कुछ सालों में इमिग्रेशन बहुत ज्यादा हुई है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, पीआर हो, यूक्रेन से आए हुए रिफ्यूजी हो, अफगानिस्तान से आए हुए रिफ्यूजी हो, या फिर पैलेस्टीन इजराइल से आए हुए। यहाँ पे रिफ्यूजीज, इमिग्रेशन, परमानेंट रेजिडेंट्स और स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा आए हैं, जिसकी वजह से हाउसिंग की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो फिर यहाँ पे जो ट्रेड्स हैं, जो कि प्लम्बर्स होते हैं, इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, उनकी बहुत कमी है। तो उनकी वजह से घर टाइम से बन नहीं पाते और सप्लाई मार्केट में प्रॉपर आ नहीं पाती, जिसकी वजह से घर महंगे। फिर दूसरा रीजन है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बहुत सारी कंट्रीज से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आई है कनाडा में, क्योंकि यहाँ की मार्केट बहुत बूम कर रही थी पिछले 3-4 साल में। स्पेशली वैंकूवर जैसी जगह में, जहाँ पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आई है, चाहे व्हाइट की या ब्लैक की, आई डोंट नो, बट वहाँ पे इसलिए जो अपार्टमेंट्स और कॉन्डोज के प्राइसेस हैं वो भी मिलियन पार कर चुके हैं। जो लोग बड़े शहर जैसे कि वैंकूवर या टोरंटो में इन्वेस्ट नहीं कर पाए, वो छोटे शहर एक्सप्लोर करने लगे, जैसे कैलगरी, एडमिंटन, जिसकी वजह से यहाँ के घरों के प्राइसेस भी बूम करने लगे। अभी मैं कंपेयर करता हूँ कनाडा और यूएस के घरों को। कनाडा में जो एवरेज डीटैच्ड घर है वो $8 लाख का आता है, वही यूएसए में $4,20,000। अगर उसको मैं कैनेडियन डॉलर्स में कन्वर्ट करूं तो $5,70,000। और यूएसए में इनकम कनाडा से ऑलरेडी, एवरेज इनकम ऑलरेडी कनाडा से ज्यादा है। ये मोटा मोटा हिसाब है, नंबर्स को डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और वे में देखा जा सकता है, बट एट द एंड यहाँ पे हाउसिंग मार्केट बहुत ज्यादा खराब है। घर लेना, अफोर्ड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। रेंटल तो इतने हाई है कि 50%, 40% इनकम तो सिर्फ रेंटल में जा रही है। ऊपर से समझे तो कनाडा की हाउसिंग मार्केट इस टाइम की वर्स्ट टिल डेट है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कनाडा की जो यहाँ पे लोग डिस्कस नहीं कर रहे, वो है होमलेसनेस, ड्रग्स और क्राइम। आई थिंक ये नंबर ज्यादा बड़ा होगा, पर इस रिसर्च के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 लाख लोग होमलेस हैं। बड़े शहर जैसे कि टोरंटो, मॉन्ट्रियल, कैलगरी, यहाँ पे अक्सर डाउनटाउन में होमलेस लोग आपको घूमते हुए मिल जाएंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ होमलेस नहीं है, प्रॉब्लम है सबसे बड़ी ड्रग्स, क्योंकि ये जो होमलेस लोग हैं इनमें से ज्यादातर लोग ड्रग्स एडिक्ट है। मैं कैलगरी डाउनटाउन में काम करता था और यहाँ पे एक ड्रॉप इन सेंटर है, जहाँ पे कोई भी रात को आके सो सकता है, उसको खाना भी मिलता है। और वहाँ पे हर रोज बहुत सारे लोग जाते हैं, रहते हैं, उनमें से 80% लोग ड्रग एडिक्ट्स होते हैं। 2023 में 1 लाख लोगों के कंपैरिजन में 21 लोग ओवरडोज से मरे। 2022 में 7500 लोगों की ओवरडोज से डेथ हुई, और ये नंबर हर साल बढ़ते ही जा रहा है। ये लोग जो हैं ड्रग एडिक्ट्स, ये बहुत ही कम एज के हैं, 15 से 30 साल के, और इसी से बढ़ रहा है कनाडा में बहुत सारा क्राइम। इनफैक्ट पिछले 8 सालों में कनाडा में क्राइम हाईएस्ट रेट पे है, चाहे वो शॉपलिफ्टिंग हो या फिर गाड़ी की चोरियां हो या मर्डर्स हो, असोल्ट हो, किसी भी टाइप का क्राइम यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई हो चुका है इस टाइम। स्पेशली जो हेट क्राइम है, जो कि किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ होता है, जैसे कि एंटीसेमेटिक, जो कि जूस के अगेंस्ट क्राइम होता है, वो पिछले 2 सालों में ही 670%, 670% तक बढ़ा है। टोरंटो जैसे शहर में 19% जो हेट क्राइम के जो मामले हैं वो सिर्फ ज्यूज के खिलाफ ही आ रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा रीजन है इजराइल और पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मिडिल ईस्ट में। और यही हाल हमारी कम्युनिटीज के साथ भी हो रहा है। कुछ पॉलिटिकल मुद्दे यहाँ पे भी उठाए जा रहे हैं और उनका कारण बना बहुत सारी वायलेंस। कनाडा एक डाइवर्स और पीसफुल नेशन है, पर यहाँ पे भी चीजें बहुत ज्यादा खराब होने लगी हैं। ऊपर से जो इमिग्रेशन यहाँ पे हुई है पिछले कुछ सालों में, उसकी वजह से भी हेट क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ा है। हेट क्राइम अगेंस्ट इमिग्रेंट्स 2019 से 2023 तक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, और रेगुलर क्राइम तो टोरंटो जैसे शहर में 50% तक बढ़ चुका है। बात करें कुछ और नंबर्स की, गाड़ियों की चोरी 2021 से 2023 तक ओंटारियो में 48%, क्यूबेक में 58% और अटलांटिक कनाडा में 34% बढ़ी है। तो गाड़ियों की चोरी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुकी है, स्पेशली ओंटारियो और क्यूबेक जैसे प्रोविंसेस में। अब इनके रीजंस भी यही है, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, होमलेसनेस बढ़ रही है, ड्रग्स बढ़ रही है, और फिर क्राइम भी बढ़ रहा है। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होनी चाहिए वो होती है गवर्नमेंट की। जो पॉलिसीज यहाँ पे हैं गवर्नमेंट की, वो बहुत ही ज्यादा ढीली है व्हेन इट कम्स टू कन्विक्टिंग अ पर्सन फॉर क्राइम। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं अपनी जॉब पे था सिक्योरिटी की, वहां पे स्टोर में एक बंदे ने एक कपड़े को आग लगा दी। हमने पुलिस को कॉल करके उस बंदे को अरेस्ट करवाया। 2 घंटे बाद वो बंदा फिर से स्टोर के बाहर खड़ा था और उसने एक कस्टमर पे असॉल्ट कर दिया। हमने फिर पुलिस बुलाई, फिर उसको हमने अरेस्ट करवाया। फिर 2 दिन बाद मैंने उस बंदे को फिर से कहीं डाउनटाउन में घूमते देखा। तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर किसी ने, अगर ये होमलेस हैं, ये ड्रग एडिक्ट्स हैं, उनको अगर कोई पुलिस अरेस्ट भी कर रही है तो वो बस उनको ऐसे छोड़ देती है, क्योंकि चार्जेस ज्यादा वो सॉलिड नहीं हो पाते और ये क्राइम बढ़ते ही जा रहा है यहाँ। नो डाउट कि यहाँ पे जो पुलिस है वो सिचुएशंस पे टाइम पे आती है,
और जो यहाँ पे जो ओवरऑल जो सिचुएशन है क्राइम की और ड्रग्स की, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पे, जो है नौकरी, जॉब्स। सबसे ज्यादा बुरा हाल कनाडा का इस टाइम जॉब्स को लेके है। इन्फ्लेशन ठीक है, महंगाई है, बट चीज मिल रही है, बट जॉब्स तो मिल ही नहीं रही। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे कि लोग, हजारों लोग एक मिनिमम वेज जॉब के लिए लाइन लगा के खड़े हैं, टिम होटल्स की हो या सबवे की हो। अब प्रॉब्लम्स यहाँ पे दो हैं। पहली है व्हाइट कॉलर जॉब्स, जो कि मिलना बहुत मुश्किल है अगर आप एक एज अ स्टूडेंट आते हो या फिर अगर आप पीआर लेके आते हो। नो मैटर आपके पास कितना वर्क एक्सपीरियंस है अपनी कंट्री से, आपने कितनी लेवल की अच्छी जॉब करी है, डजंट मैटर। दूसरी प्रॉब्लम ये कि जब अगर आपके पास जॉब है तो आपकी सैलरीज नहीं बढ़ रही हैं। इनफैक्ट अल्बर्टा की जो मिनिमम वेज है वो पिछले 7 साल से रुकी हुई है $15 पर घंटे पे। आज के टाइम पे हर कोई कई महीने वेट कर रहा है एक मिनिमम वेज जॉब लेने के लिए। अगर आपके पास अच्छा रेफरेंस नहीं है तो बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं और धक्के खाने पड़ते हैं यहाँ पे एक छोटी सी जॉब लेने के लिए। पिछले साल अगस्त में कनाडा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट पिछले 7 सालों में सबसे ज्यादा था। अभी भी 6.5 के अराउंड है, जो कि बहुत ज्यादा ही है। कैलगरी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जनवरी में 7.9% है और इनफैक्ट पिछले साल जुलाई में 8.5%। और एडमिंटन जैसी जगह जहाँ पे लोग बहुत मूव कर रहे हैं बिकॉज वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट सेकंड हाईएस्ट इन कनाडा है। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि अगेन पोस्ट कोविड रिकवरी, इन्फ्लेशन, और ये दोनों जुड़े हुए हैं साथ में। इमिग्रेशन बहुत ज्यादा हुई है, मिसमैच ऑफ स्किल्स, और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है, बड़ी कंपनियां ले ऑफ कर रही हैं बिकॉज एआई उनकी जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है। पर मुझे लगता है ये प्रॉब्लम सिर्फ टेक्नोलॉजिकल ना होकर एक कल्चर की भी है। ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है कि कनाडा और यूएस बहुत पास है। यूएस की इकोनॉमी $28 ट्रिलियन की है, जबकि कनाडा की सिर्फ 3-3.5 की। वो इसलिए क्योंकि यूएस बहुत ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली देश है। वहाँ पे बिजनेस करना, बिजनेस चलाना, टैक्सेस वो बहुत ही कम है कंपेयर टू कनाडा। वेयरएस कनाडा भी एक कैपिटलिस्ट कंट्री ही है, बट ये थोड़ी सी इंक्लाइंड है सोशलिज्म की तरफ, जो कि बुरा नहीं है क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पे हेल्थ केयर थोड़ा बेटर है यूएस से। ढीला है, स्लो है, बट बुरा नहीं है। एजुकेशन सिस्टम भी यहाँ पे फ्री है, तो कुछ चीज़ों को लेके यूएस से बेटर है। यहाँ पे जो सोशलिज्म का जो हल्का सा पिंच है, तो किसी बिजनेस में एंटर करना थोड़ा सा यहाँ पे टफ है। जैसे कि यहाँ पे लोन अप्रूवल्स बहुत मुश्किल हैं, जहाँ की यूएस में लोन अप्रूवल्स बहुत ईजी है। यहाँ पे बैंक्स अपना सेफ्टी बना के चलते हैं। जब आप एक लोन लेने जाते हो एज अ बिजनेस ओनर, एज अ कंपनी ओनर, आपको लोन्स मिलना या फिर इन्वेस्टमेंट फंड्स मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है यहाँ पे। इसकी वजह से आई थिंक जब तक कोई जॉब क्रिएट करने वाला नहीं है तो जॉब मार्केट में आएंगी कैसे। इमिग्रेशन यहाँ पे बहुत आ रही है पर जॉब्स क्रिएशन नहीं है। आई थिंक टैक्सेस को यहाँ पे थोड़ा सा कम करना चाहिए और रेगुलेशन को थोड़ा सा ढीला करना चाहिए, ताकि लोग एनकरेज हों यहाँ पे बिजनेसेस करने में, इंडस्ट्री आगे बढ़ाने में, और जॉब्स यहाँ पे ज़्यादा क्रिएट हो। अब इंडिया में आप देखो टाटा, महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियां जो अपनी गाड़ियाँ बेचती हैं, हाई क्वालिटी हाई क्लास गाड़ियाँ। कनाडा में कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी ही नहीं। कुछ कंपनियां हैं बट उनका नाम कोई भी नहीं जानता। यहाँ पे बिकती क्या है? टोयोटा, होंडा, जर्मन कार्स लाइक BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जैगुआर, ऐसी गाड़ियां यहाँ पे बिकती हैं, जबकि कनाडा की अपनी कंपनी है ही नहीं कोई जो कि वर्ल्ड लेवल पे हो। ये लोग बस टिम मोटर्स का गुणगान करते हैं और इनके अलावा इनके पास अपना कुछ नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ की मार्केट बहुत ही धीरे से ग्रो करती है। अगला जो इशू है इस टाइम कनाडा का, वो कनाडा का नहीं, मैं बोलूंगा इमिग्रेंट्स का, जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, उनके लिए स्पेशली ये पॉइंट है, वो है पीआर का। अभी वो टाइम नहीं कि आपको 300 या 250 या 350 सीआरएस पॉइंट पे पीआर मिलेगी। सीआरएस का स्कोर 500 पार जा चुका है। वर्क परमिट्स मिलने बहुत कम हो चुके हैं। स्टूडेंट वीजाज जो एक्सेप्टेंस रेट है वो कम हो चुका है। कितने सारे कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। स्पाउसल वर्क परमिट को भी बहुत कम कर दिया गया है। तो धीरे धीरे कनाडा रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आ रहा है ताकि इमिग्रेशन यहाँ पे कम हो। जो पिछले 4, 5 या 6 सालों में इमिग्रेशन यहाँ पे बहुत बढ़ी, उसको अब कम करने की कोशिश करी जा रही है। सो जो नया स्टूडेंट यहाँ पे आएगा वो डिप्लोमा करके वर्क वीजा ना ले पाए या फिर वो उसको पीआर ना मिले, कोई फायदा नहीं उसमें। तो पीआर का जो यहाँ पे पंगा है वो बहुत बड़ा है इस टाइम, और ये ट्रेंड अगले 4 से 5 साल चलेगा, क्योंकि चांसेस है कि अगली जो गवर्नमेंट यहाँ बनेगी वो हो सकता है कंजर्वेटिव्स की बने, जो कि इमिग्रेशन को ज्यादा एनकरेज नहीं करते। इन शॉर्ट कनाडा का ये हाल है। महंगाई सर के ऊपर छत, बहुत महंगी, जॉब्स तो मिलती नहीं, अगर मिलती हैं तो पैसे नहीं, क्राइम आग की तरह फैल रहा है, फिर पीआर उसकी कोई गारंटी नहीं, होमलेसनेस और ड्रग्स तो ऑल टाइम हाई। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है इस टाइम जो कनाडा में ऑल टाइम हाई ना हो, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, घरों के प्राइसेस, ग्रोसरी, क्राइम, कुछ भी। देखो अगर आपका ड्रीम है कनाडा आना तो आ जाओ, इट्स अ ग्रेट कंट्री, बट इस टाइम कनाडा के हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आके आपको बड़ा घर, गाड़ी और जॉब मिल जाएगी आते ही और आपको ज्यादा स्ट्रगल नहीं पड़ेगा, तो भाई डू नॉट कम टू कनाडा। आई रिपीट, डू नॉट कम टू कनाडा। जहां आकर पापड़ बेलने पड़ेंगे, जॉब्स के लिए धक्के खाने पड़ेंगे और जैसी भी जॉब मिल जाए वो करनी पड़ेगी। ये वीडियो बस कनाडा की करंट सिचुएशन बताने के लिए मैंने बनाई है, ना कि कोई चेकलिस्ट है टू कम टू कनाडा। सबकी अपनी चॉइस है, सबकी अपनी स्ट्रेंथ है चीजों को हैंडल करने की, एंड आई विश अगर आप आओ
तो माइंड में ये पिक्चर लेके आओ कनाडा की जो इस टाइम है, जो कि बहुत ही ज्यादा खराब है, और हर एक वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन के लिए रेडी होकर आओ, बट होप फॉर द बेस्ट आउटकम। आफ्टर ऑल लाइफ इज अ हसल। तो आप क्या सोचते हो, इज इट वर्थ कमिंग टू कनाडा टुडे? जो लोग यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं मेरी, वो कमेंट करें व्हाट आर योर थॉट्स ऑन माय वीडियो, एंड आई वुड लव टू हेयर व्हाट यू हैव टू से। और मैं अपने व्यूज जो है मेरी 2 साल की जर्नी कनाडा में, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। चलो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो सब्सक्राइब करें, तो लाइक करें, हो सके तो शेयर भी। कीप हसलिंग।